हेलो दोस्तों, तो आ गई है साउथ की इस साल की सबसे हिट मूवी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो कि है पुष्पा 2। वैसे दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि मूवी बढ़िया है, शानदार है, लेकिन बहुत बढ़िया वाली भी बढ़िया नहीं है, पर बढ़िया है। और इसके अलावा दोस्तों ये मूवी लास्ट में एक बहुत ही खतरनाक वाला सस्पेंस छोड़ के जाने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक धमाकेदार सीन से, जो शुरू होता है जापान के एक पोर्ट पर। जापान पर शिप की मदद से कुछ कंटेनर्स आते हैं, जिस कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी। जैसे ही वहाँ एक आदमी ने कंटेनर को खोला तो देखता है कि उसमें बैठा एक आदमी, और वो एक इंडियन आदमी था। तो जैसे ही वो जापानी उस आदमी को देखते हैं तो उसको निकालते हैं और उल्टा लटका देते हैं। और फिर उस आदमी को देखने पर पता चलता है, अरे ये तो हमारा पुष्पा भाऊ है रे, झुकेगा ना इस साला। असल में हुआ ये था कि ये लकड़ियां कब से जापानियों के ही पास में थी, लेकिन वो उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे थे। तो फिर पैसा लेने के लिए खुद पुष्पा भाऊ को ही आना पड़ा। इसके बाद वहाँ पर जापानी हुन और पुष्पा के बीच एकदम शानदार फाइट होती है, और पुष्पा को गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलती है कि यह सिर्फ एक सपना था जो कि पुष्पा भाऊ देख रहे थे। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, एकदम रियल लाइफ स्टोरी पर, जहाँ पुष्पा असल जिंदगी में सिंडिकेट बन चुका है। लाल चंदन का पूरा कारोबार अब पुष्पा के हाथ में ही है, और अब सारे जगहों की सप्लाई वही देखता है। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है फिल्म के विलन की, जिसका नाम है भंवर सिंह शेखावत, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, जो कि मूवी के पहले पार्ट में भी लास्ट में अच्छे से दिखाया गया था, जो कि पुष्पा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि पुष्पा भाव ने उसके साथ क्या किया था ये तो आप सभी जानते ही होंगे। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा के आदमी जंगल में लाल चंदन काटने के लिए जाने वाले होते हैं, तभी भंवर सिंह भी उन लड़कों में मिल जाता है और सबको एक साथ अरेस्ट करने का प्लान बनाता है। फिर आगे वो मजदूरों को लाल चंदन काटते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और वो सबको थाने में ले जाता है। वहाँ ले जाकर वो मजदूरों को बुरी तरीके से मारता है। आगे फिर पुष्पा अपने सभी मजदूरों को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और वहाँ पर शेखावत नहीं होता है। वहाँ पर दूसरे पुलिस वाले मौजूद थे और वो उससे कहते हैं कि अब यहाँ पर पहले की तरह बात नहीं रही है, सब चीजें अलग हो गई हैं और स्ट्रिक्ट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हें पुरानी बातें याद दिलाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है, तुम सारी बातें भूल गए। आगे पुष्पा कहता है कि वैसे भी वो सारे मजदूरों को लेने नहीं आया था, वो सिर्फ एक मजदूर जिसका नाम सीनू है उसे लेने आया था, क्योंकि उसकी शादी थी। लेकिन आगे जब वो अपने मजदूरों के शरीर पर लगे हुए चोट के निशानों को देखता है, तब वो समझ जाता है कि इन्हें बुरी तरीके से मारा गया है। अब पुष्पा को अपने मजदूरों की चिंता थी, तो वो कहता है कि अब मैं सारे मजदूर को लेकर जा रहा हूँ। तभी सारे पुलिस वाले कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। तो हमारे पुष्पा भाई साहब क्या करते हैं कि सारे पुलिस वालों को उनके रिटायरमेंट तक की सैलरी दे देते हैं, जो कि लाखों में होती है, और फिर सारे पुलिस वाले अपना इस्तीफा दे देते हैं। पुष्पा सभी पुलिस वालों को खरीद लेता है और ये सब बातें शेखावत को भी पता चल जाती है, और इससे वो बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद अगले सीन में दूसरी तरफ हम श्रीवल्ली को देखते हैं, जो कि अब पुष्पा की पत्नी है, और वो मंदिर में कुछ गहने और भगवान का मुकुट चढ़ाने के लिए जाती है। वहाँ पर पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी था। वो कहता है कि तुम पूजा तो करवा लोगी, लेकिन क्या तुम्हें अपना गोत्र पता है? अब मुरली भले ही कैसा भी बर्ताव करता हो, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी पुष्पा को और श्रीवल्ली को बहुत पसंद करती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाला होता है। तभी श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि मुझे तुम्हारी और चीफ मिनिस्टर की साथ की फोटो हमारे घर में लगानी है, तो उसके साथ फोटो खिंचवा कर लेकर आना। लेकिन जब पुष्पा वहाँ पर पहुँचता है तो चीफ मिनिस्टर सिद्धप्पा के साथ तो अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन पुष्पा के साथ नहीं करता है, जबकि पुष्पा ने उन्हें पैसे के मामले में पूरा सपोर्ट किया था। और यहाँ पर सीएम पुष्पा के साथ फोटो भी क्लिक नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक सिंडिकेट है और इल्लीगल काम में है, और इस इल्लीगल काम की वजह से उनकी इमेज खराब हो सकती है। अब ये सुनकर तो पुष्पा का दिमाग खराब हो जाता है, और वो बाहर आकर सिद्धप्पा से कहता है कि क्या अगर तुम सीएम होते तो तुम भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? तब सिद्धप्पा कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, तुम्हारे साथ जरूर फोटो खिंचवाता। तो पुष्पा सोचता है कि मेरी श्रीवल्ली को फोटो चाहिए था, साले ने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाया, अब तो तुम ही सीएम बनोगे। फिर आगे पुष्पा सिद्धप्पा से पूछता है कि सीएम बनने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो सिद्धप्पा बताता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पुष्पा कहता है कि मैं तुम्हें 100 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए दूंगा। आगे सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से अपने सीएम बनने की बात करने जाता है,
वहीं दूसरी ओर पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाने की तैयारी शुरू कर देता है और वो उसके लिए पैसों का इंतजाम भी कर देता है। वो सेंट्रल मिनिस्टर के लिए एक सोफा भिजवाता है जिसमें 25 करोड़ रुपए थे। तभी सिद्धप्पा कहता है कि तुम्हें पैसों को ऐसे ही नहीं बहाना चाहिए, हमें 500 करोड़ रुपए जमा करने हैं। तो इसके जवाब में पुष्पा कहता है, सिद्धप्पा अब मैं सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लाल चंदन की डील करता हूँ और इसके लिए मुझे कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब पुष्पा विदेश पहुँचता है और वहाँ लाल चंदन की डील करता है जिसके लिए उसे 2000 करोड़ टन की जरूरत थी और इस डील के बाद पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और फिर इसीलिए आगे पुष्पा अपने सारे सिंडिकेट के साथ मिलकर एक मीटिंग करता है और उनसे कहता है कि अब मुझे सारे लाल चंदन चाहिए और अब सारे सिंडिकेट मुझे ही लाल चंदन ला कर देंगे। आगे मूवी में मंगल, सीनू और उसकी पत्नी की एंट्री होती है जिन्हें ये बात पता चल जाती है। वो ये बात सीधी शेखावत को बता देते हैं कि पुष्पा 2000 करोड़ टन का लाल चंदन बाहर भेजने वाला है और वो शेखावत से सिंडिकेट के मेंबर को डराने धमकाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसका साथ ना दे। लेकिन यहाँ पर असल बात तो ये होती है, उनका असल मोटिव तो ये होता है कि मंगल और सीनू खुद ही सिंडिकेट का हेड बनना चाहता है। आगे फिर हम देखते हैं कि एक लाल चंदन का ट्रक चेक पोस्ट पर पहुंचता है जहां शेखावत होता है और एक सिंडिकेट भी होता है। वो सिंडिकेट पर जरा भी रहम नहीं खाता और लाल चंदन के ट्रक में आग लगा देता है और उस सिंडिकेट को भी मार देता है। वो यहाँ पर कहता है कि इसको मारने से ही सिंडिकेट के सारे लोग डरेंगे। आगे फिर जो सिंडिकेट मर गया था उसकी शोक सभा में दूसरे सिंडिकेट और सिद्धप्पा भी गए थे, लेकिन वहाँ पर पुष्पा नहीं गया था। हाँ, वहाँ पर मंगल, सीनू भी था और वो सिद्धप्पा से कहता है कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में एग्रीमेंट या सुलह नहीं हुई तो भंवर सिंह ऐसे ही सबको मारता रहेगा। तो इसके बाद फिर सिद्धप्पा भंवर सिंह के पास पहुंचता है और उसे 10 करोड़ रुपए देता है, लेकिन भंवर सिंह इस पर नहीं मानता है और वो कहता है कि मेरी इज्जत उसने मुझे नंगा करके उछाली थी। तो सिद्धप्पा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर पुष्पा सबके सामने तुम्हें सॉरी कह दे तो क्या फिर तुम लोगों के बीच में सब सही हो जाएगा। इस बात को सुनकर तो शेखावत मान जाता है और एक पार्टी रखने के लिए कहता है जिसमें पुष्पा उसे सबके सामने सॉरी कहेगा। पार्टी के दिन फिर सारे लोग बेसब्री से पुष्पा और शेखावत के बीच में क्या होता है ये जानने का इंतजार करते हैं। उन्हें देखना था कि पुष्पा शेखावत से माफी मांगता है या नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक किसी के सामने नहीं झुका है। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा शराब के नशे में होता है और वो पहली बार तो उससे माफी भी मांग लेता है, लेकिन फिर आगे जब वो घर की ओर वापस जा रहा होता है तब उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो वापस फिर से उसी पार्टी में जाता है जहाँ पर शेखावत था और शेखावत तो सॉरी सुनने का जश्न मना रहा था। लेकिन आगे फिर जैसी पुष्पा वहाँ जाता है वो अपनी कार से उसे पूल में गिरा देता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है और अब ये सब इस मामले को और गर्म कर देता है और शेखावत को भयंकर गुस्सा आ जाता है। और फिर पुष्पा यहाँ पर कहता है कि वो आज तक ना तो किसी के सामने झुका है और ना ही झुकेगा। आगे फिर पुष्पा शेखावत से कहता है कि मैं तेरे सामने ही 2000 क्विंटल लाल चंदन देश से बाहर ले जाऊंगा और तेरे हाथ एक भी लकड़ी नहीं लगेगी, और अगर मान ले कि एक भी लकड़ी तेरे हाथ लग गई ना तो मैं जिंदगी भर फिर से पुरानी जिंदगी की तरह मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो शेखावत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सारे चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात कर देता है। लेकिन तभी शेखावत नोटिस करता है कि जो ब्रिज है उसके नीचे की जो नदी है वो पूरी तरीके से सूखी है या फिर नहीं। पुष्पा इस सूखी नदी को पार करके भी तो जा सकता है और उसको पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि पुष्पा इसी रास्ते से ट्रक को निकालेगा। फिर बहुत सारे तरीकों से शेखावत उसे रोकने की कोशिश करता है और आखिर में शेखावत सारे लाल चंदन के ट्रक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी पुष्पा फोन पर अपने आदमियों से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज्यादा परवाह है तो तुम लोग ट्रक को छोड़कर खुद आ जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। यहाँ पर अब शेखावत सारी लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लेता है और अब वो सारे खुश होकर एंजॉय कर रहे थे कि उन्होंने पुष्पा की सारी प्लानिंग फेल कर दी। लेकिन भैया इनके रंग में भंग डलता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं है, ये तो किसी और पेड़ की लकड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल लाल चंदन की तरह ही दिखती है, लेकिन असल में वो लाल चंदन है ही नहीं। यहाँ पर शेखावत का पोपट हो जाता है और पुष्पा उसे एक फूल भेजता है। यहाँ पर शेखावत कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना हूँ, ये मंगल सिंह और उसकी पत्नी भी फूल बने हैं। इधर पुष्पा कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे हो क्या,
फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। इसके बाद पुष्पा और उसकी पूरी फैमिली और श्रीवल्ली माता काली के दर्शन के लिए एक फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये देखकर तो पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और माता रानी से प्रार्थना करता है कि उसे बेटी ही हो, क्योंकि फिर आगे जाकर जब वो उसकी शादी करवाएगा तब उसको खुद के वंश का नाम तो मिल पाए, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो वो उसे सरनेम भी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो खुद भी नाजायज था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा की बहन कावेरी के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे। यह देखकर पुष्पा को बहुत खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो लड़ाई करता है। उसके बाद उसका सौतेला भाई मुरली वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम ये सब कर भी रहे हो तो भी तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुरली कावेरी से बदतमीजी करने वाले लोगों का आधा सिर मुंडवा देता है। इसके बाद वही दूसरी तरफ शेखावत, मंगल सिंह, सीनू और उसकी पत्नी तीनों मिलकर सीएम के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें बताते हैं कि अगर ये लकड़ियाँ पुष्पा ने बेच दी तो वो इतने फंड से आपको सीएम की कुर्सी से हटवा देगा। वो सारी लकड़ियाँ रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि शेखावत और बाकी सब लकड़ियों को पकड़ने के लिए पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि जो लकड़ियाँ थी वो शिप के नीचे थी, जिसके कारण उसे पता ही नहीं चलता है और माल डिलीवर भी हो जाता है। इसके कारण अब पुष्पा को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और वो ये सारे पैसे सोफा में भरवा देता है और ये सारे सोफे एमएलए के पास पहुंचा देता है। क्यों? ताकि वो उन सबको खरीद सके और अपने आदमी को सीएम बना दे। अब इतनी बार हार झेलने के बाद शेखावत बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और वो जो लकड़ियाँ नकली लाल चंदन की थी उनमें आग लगा देता है और इसके कारण वो खुद भी आग में मर जाता है। लेकिन हाँ, अभी तक हमें उसकी जली हुई बॉडी नहीं दिखाई गई थी। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सिद्धप्पा सीएम बन चुका था और अब उसे 24 जुलाई की तारीख को पुष्पा के यहाँ खाना खाने जाना है। आगे सिद्धप्पा उसके घर पहुँच जाता है और फोटो खिंचवा लेता है। सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं सीएम बना हूँ। 24 जुलाई को श्रीवल्ली का जन्मदिन होता है, इसीलिए पुष्पा ने यही दिन चुना था। आगे फिर ये सब सेलिब्रेशन खत्म होता है और उसके कुछ दिन बाद पुष्पा की भाभी, जो कि मुरली की पत्नी है, वो पुष्पा के घर आती है और उससे कहती है कि कावेरी किडनैप हो चुकी है और वो लोग 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो कावेरी को मार देंगे। तो ये सुनकर पुष्पा न्यूज चैनल पर लाइव आकर कहता है कि अगर उन्होंने उनकी भतीजी के साथ कुछ भी किया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उन सब लोगों को 1 घंटे का टाइम देता है, वरना फिर सभी लोगों की ढक्की टिकी हो जाएगी। इसके बाद हमें आगे पता चलता है कि जिन लोगों ने कावेरी को किडनैप किया है वो और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा होता है। तो फिर सेंट्रल मिनिस्टर खुद पुष्पा को फोन लगाता है और कहता है कि तुम उसके साथ कुछ मत करना, मैं अपने भतीजे से बात करता हूँ, वो उसे अभी के अभी छोड़ देगा। तो यहाँ पर पुष्पा उससे कहता है कि सेंट्रल मिनिस्टर भी भाड़ में जाए और सिद्धप्पा, जो कि सीएम है, वो भी भाड़ में जाए। पुष्पा जहाँ पर उसकी भतीजी कावेरी को रखा गया था उसके अड्डे पर पहुँच जाता है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर से एकदम शानदार एंट्री करता है। मिनिस्टर का भतीजा कहता है कि तुम्हारी बहन अभी गन पॉइंट पर है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो पुष्पा से गन ले लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो लोग पुष्पा के हाथ पैर दोनों को बांध देते हैं और कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर पुष्पा को भयंकर गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से काट काट कर लोगों को मारने लगता है। मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पर आ चुका था, लेकिन पुष्पा मिनिस्टर के भाई के साथ साथ उसके बेटे को भी मार देता है। अब ये सारी चीजें उधर सीएम को भी मालूम पड़ जाती है और वो भी आंख बबूला हो जाता है। फिर यहाँ पर ये सब खत्म होने के बाद मुरली पुष्पा के घर उससे माफी मांगने आता है और उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ एक सच्चा भाई ही कर सकता है। और अब वो उसे कावेरी की शादी का कार्ड भी देता है और कहता है कि तुम्हें जरूर आना है, वरना कावेरी मंडप में नहीं बैठेगी। उस कार्ड पर पुष्पा का, उसकी माँ का और उसके पिता का भी नाम होता है। ये वाला सीन दोस्तों सच में बहुत ही इमोशनल करने वाला होता है, क्योंकि पुष्पा को उसका वजूद मिल चुका था, उसकी नींव मिल चुकी थी। आगे फिर सब लोग पुरानी बातें भूलकर अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर बहुत ही गुस्से में और दुखी होता है क्योंकि उनके सारे लोग मारे गए थे। तभी वहाँ पर एक अनजान
अनजान आदमी आता है जिसके हाथ में एक पार्सल होता है और जैसे ही वो पार्सल मिनिस्टर को देता है वैसे ही दूसरी ओर पहाड़ी पर से एक आदमी उस पार्सल को, जो कि फूल का एक गुलदस्ता है, वो उसे उसी शादी में भेज देता है जहाँ पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ में होता है। आगे हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो आदमी उस पार्सल को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब सस्पेंस यहाँ पर यह है कि पता नहीं कि वो आदमी था कौन और पुष्पा और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पुष्पा पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है और आगे ही हमें इसके आगे की कहानी पता लग सकती है। दोस्तों पुष्पा पार्ट 3 का नाम होगा पुष्पा द रैम्पेज। वैसे ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं अगली ऐसी कोई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।